उस पर हम खुशी जाहिर करते हुए आशा करते हैं कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर हम लोगों के बिहार के बीच में आएंगे और हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। वर्तमान समय में मैं कृषि मंत्री के तौर पर जब मैं काम कर रहा था, उस समय हमारे पास जो विभागीय आंकड़े और साक्ष्य जो आए थे, जिनके आधार पर बहुत सारी बातें आपके बीच में मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में मैंने कहा था, उस समय एक सवाल उठा था कि आप क्या करना चाहते हैं। हम लोगों ने उस समय तय किया था कि जो 2006 में जो पूरे आंकड़ों और साक्ष्यों के आधार पर, जिसका वो मैं आपके बीच में देना भी चाहता हूं, के आधार पर साबित हुआ कि 2006 में जब बिहार में कृषि मंडी कानून जब समाप्त किया गया, जिस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तत्कालीन स्वर्गीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने जो कानून वापस लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था कि बिहार में इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। जब आज हम देखते हैं 2022 में, तो किसानों की आमदनी का सवाल हो या उत्पादन या उत्पादकता का सवाल हो, वह कोसों दूर है। आप आंकड़ों के संदर्भ में यह बात समझ सकते हैं कि हम पंजाब और बिहार, एक मॉडल है पंजाब इस देश में, और बिहार एक पिछड़े कृषि क्षेत्र में पिछड़े होने का भी एक मॉडल है देश में, जिसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की बात भी हमारी सरकारों द्वारा की जाती है। इससे जाहिर है कि हम पिछड़े हैं। अगर हम तुलना करें हम केवल मूल्य को लेकर के, तो पंजाब के किसानों को 2300 रुपये, केवल एक फसल की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम फसलों पर अगर उस आंकड़े को साक्ष्य के तौर पे लंबा हो जाएगा, मैं एक आंकड़े से केवल बताना चाहता हूँ कि पंजाब में एवरेज 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिल रहा है। वहीं बिहार में किसानों को 1600 रुपया केवल किसानों का धान का मूल्य एवरेज मिल रहा है। ये आंकड़े हैं। इस 700 रुपये क्विंटल का अंतर क्या है? वह केवल अंतर है कि हमारे बिहार में मंडी कानून या मंडी की व्यवस्था नहीं है, और पंजाब में संस्थागत रूप से आप कह सकते हैं कि सबसे प्रभावशाली तरीके से मंडी कानून लागू है। यह अंतर 700 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह रकम के तौर पर मैं बता रहा हूँ, रकम के तौर पर बिहार के किसान 1,23,00,000 टन इस बार पैडी का उत्पादन किए हैं। यह सरकार कह रही है, बिहार सरकार। तो 700 रुपये के हिसाब से अगर नुकसान को हम देखें तो यह नुकसान 13,000 करोड़ रुपए अकेले केवल धान के कम मूल्य मिलने से तय हो रहा है। इतना ही नहीं, इस राज्य के भीतर धानों की प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, बाहर चला जा रहा है। खुद बिहार की सरकार स्वीकार कर रही है कि हमारे पास उतने हमारे प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। वो 2,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त बिहार को नुकसान हो रहा है। 15,000 करोड़ रुपए केवल धान में। अगर हम गेहूं को भी जोड़ दें इसमें, क्योंकि फसल तो सैकड़ों तरह की होती है, दलहन, तिलहन और इसेंशियल कमोडिटी को, फलों को, सब्जियों को, दूध को अगर जोड़ा जाए तो उसको छोड़ दीजिए कि मेरे 2 फसल का नुकसान 20,000 करोड़ रुपए है। यह हुआ मूल्य का अंतर। या अब आगे हम जाते हैं उत्पादकता में अंतर। अगर हम एक पंजाब मॉडल है कि प्रति एक हेक्टेयर उत्पादन और बिहार के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को देखा जाए तो केवल 45% हम उत्पादन कर रहे हैं बिहार में, 2200 केजी पर हेक्टेयर। वहीं पंजाब में हम 4800 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम 2600 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में जितनी खेती होती है और बिहार में जितनी खेती होती है, वो रकम बनती है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ उत्पादन में मेरा लॉस है और 20,000 करोड़ रुपया मेरा मार्केटिंग में लॉस है, केवल 2 आइटम में, गेहूं और धान में। अगर हम सभी फसलों को और हम सब्जी और दूध को भी जोड़ दें और डिस्ट्रेस सेल को जोड़ दें तो वो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ तो बिहार का बजट नहीं है। हम जो बिहार में डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन एक हमारी नीति के बदलाव के चलते, हमारे एक कानून बदलने के चलते इस बिहार के राज्य को 1.5 लाख करोड़ सलीना नुकसान, यह कल्पना से परे है। और यह सभी साक्ष्य हमारे 2006 के जो कृषि कानून बदले गए उसमें हम उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री जो स्वर्गीय हैं
हम उनके बारे में हम कोई ज़्यादा बात नहीं कहना चाहते, जिन्होंने कानून वापस लेने पर फाइल पर दस्तखत किया था। जब वो 2020 में जब 21 में जब देश में कृषि आंदोलन चल रहा था कानूनों को हटाने के लिए, तो सक्रिय रूप से वह विरोध करने के लिए इस राज्य से दिल्ली जाते थे। उनको भी जीवन के अंतिम कालखंड में लगा था कि मुझसे गुनाह हुआ है, बिहार में कृषि कानून वापस लेने का दबाव डाल करके तत्कालीन या वर्तमान मुख्यमंत्री ने हमसे एक अन्याय किया था किसानों से, जो मुझे लगता है जिस तरह से वो आंदोलन में सक्रिय थे। मैं एक बात कह रहा था कि इसको साबित, जब हमारे पास जब कम मूल्य जो आ रहा है पैसे किसानों के पास, इसीलिए यह आंकड़े से साबित है कि प्रति व्यक्ति जो आय है बिहार में वह मात्र 54,000 प्रति वर्ष है। वही पंजाब के किसानों का प्रति वर्ष आय 1,62,000 है। 3 गुना ज़्यादा पंजाब का किसान कमा रहा है बिहार के किसान से। यह आपको किसी भी जीडीपी के आंकड़े को जब आप साक्ष्य के तौर पे देखिएगा गूगल करके तो आपको मालूम चल जाएगा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि बाजार की उपस्थिति का मैं तुलना करता हूं कि क्या दुर्दशा है बिहार का। मैं एक मार्मिक बात कहना चाहता हूं, जिस राज्य के भीतर पैर में पहनने वाला जूता एयर कंडीशन मॉल में बिकता है, उस राज्य के किसानों का उत्पादित धान, चावल, गेहूं, सब्जी नाले के किनारे बिकता है। इससे ज्यादा दुर्दशा नहीं हो सकता। हमारी जो मंडियां हैं इस बिहार में, वो प्राइवेट मंडियां हैं, जो गांव से किसान साइकिल पर, पिकअप पर, ठेला पर, रिक्शा पर शहरों में ले आकर सड़क के किनारे, आप पटना रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द में देख लीजिए, इनकम टैक्स के इर्द गिर्द में देख लीजिए, या हमारा बेली रोड में कई जगह आप देखेंगे नाला के किनारे फल और सब्जी, अनाज हमारा बिकता है, जो पेट में जाने वाला है, जिसको शुद्ध होना चाहिए। उसका ये हालत है इस राज्य के भीतर। आप भी बाजार में जाते होंगे तो बाजार में खरीदते होंगे तो आपको मालूम है कि किसानों का और उस कारोबार में लगे हुए लोगों का बिहार में क्या दुर्दशा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो जो प्राइवेट जो मंडियां हैं जो बिहार में, वो किसानों से भी टैक्स लेते हैं। जो उसके निजी संचालक हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो मंडियों में 2% किसान से पैसा लेते हैं। इसीलिए आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2006 में कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को समाप्त करने के बावजूद नए बाजारों के निर्माण नहीं होने से और बाजारों में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण नहीं होने से, या हमारे निजी क्षेत्र में जो उम्मीद थी कानून हटाने के बाद कि निजी क्षेत्र से जो निवेश आएगा उसके नहीं होने से, हमारी पूरी जो आर्थिक जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था है, कम वसूली और कम कीमत पर बेचने से लगातार घाटे में पूरे बिहार की खेती में नए सृजन नहीं हो पा रहे हैं, नए निवेश नहीं आ पा रहे हैं। ये इससे बात समझ में आता है। इसी बात को लेकर के मैं बिहार में 44 साल के बाद जो असल मुद्दा है, इन तमाम संकटों को महसूस करते हुए इसके समाधान के लिए मैं 44 साल 1978 के बाद हम प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं बिहार विधानसभा में, जिस विधेयक का नाम होगा कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी विधेयक। 44 साल के बाद मैं इस कानून को लाने जा रहा हूं। और हमारी जो बिहार की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, जिसकी सरकार के हम हिस्सेदार राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो एजेंडा हैं, हमारी पार्टी के जो घोषणा पत्र हैं, उस घोषणा पत्र में हम जो हमने घोषणा पत्र हमारी पार्टी का है, उस घोषणा पत्र में हम 6 नंबर मुद्दे पर हम लोगों ने तय किया था कि हम जब बिहार की सरकार में आएंगे, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए हम कानून लाएंगे बिहार में। ये हमारा घोषणा पत्र है पार्टी का, जिसमें हमारा 6वें नंबर पर यह सवाल था। 6ठे नंबर पर था। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय जो अधिवेशन था, जिसमें आर्थिक प्रस्ताव जो हम लोगों ने पास किया था, जो अभी इसी 22 के अक्टूबर में हमारा जो नेशनल अधिवेशन था, उस अधिवेशन में भी हम लोगों के 6वें मुद्दे पर कृषि कानून 2020 की लड़ाई खेत और पेट की है, जहां सरकार किसानों को अपने खेतों पे मजदूर बनने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं मंडी को खत्म कर एमएसपी हटाने से किसान पूंजीपतियों बिचौलियों पर आश्रित हो जाएगी, जिससे किसानों का दोहन होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सीलिंग रेट को भी निष्क्रिय कर दिया गया, ताकि आधुनिक भारत में इस कानून के तहत नए जमींदार पैदा किया जा सके।
वही कृषि कानून 2020 में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव से पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है, क्योंकि अनाज भंडारण की सीमा तय नहीं है। इसी कारणवश हम देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थों के दामों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की यह जो नेशनल अधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव था, जिसको मैंने पढ़कर सुनाया, और 2006 में जब कानून समाप्त किया गया था तो उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा था बिहार में कि विपणन पार्षद तथा बाजार समितियों का गठन मुख्यतः बिहार राज्य के किसानों को कृषि उपज के लिए एक विपणन व्यवस्था देने हेतु किया गया था, परंतु यह व्यवस्था अपने उद्देश्यों में पूर्णतः असफल रही। इसके अतिरिक्त कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निजी तथा सहकारिता बाजारों को प्रोत्साहन देना, संविदा के आधार पर खेती की व्यवस्था एवं किसानों से सीधे क्रय की व्यवस्था को बढ़ावा देना इस विधेयक का मूल उद्देश्य है तथा इस अधिनियम करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। जब 2007 में कानून समाप्त कर रहे थे, लेकिन वही हमारे पूर्व कृषि मंत्री को 20 साल बाद यह महसूस हुआ कि हमसे गलती हुआ है, और जो देश में जो कृषि आंदोलन चल रहा था कानूनों को समाप्त करने, उसमें बिहार की तरफ से सक्रिय रूप से वह आंदोलन में सक्रिय थे। यह 3 सवाल। और इसके बाद बिहार की जो सरकार है, जो कृषि जो बहुप्रचारित जो नीति है, जिसको कृषि रोड मैप कहते हैं, जो बड़ी उपलब्धि के रूप में 2012 में कृषि रोड मैप 2012 में साफ शब्दों में लिखा है कि हम कृषि विपणन के लिए हम व्यवस्था कायम करेंगे। कृषि विपणन के लिए हम 2012 में, आज 22 हो गया, व्यवस्था कायम करेंगे। 10 साल बीतने के बाद भी क्या व्यवस्था इस बिहार में हुआ है, आप लोग भली बात से परिचित है, जिसके बारे में मैंने कई उदाहरणों के जरिए मैंने बताया। जो हम नए कानून जो पेश कर रहे हैं, जिस कानून को लेकर के हमारा 44 साल बाद आ रहे हैं, उसमें सभी प्रमुख रूप से जो हमारे जो मुद्दे हैं, उसमें हम जो सम्मिलित करने जा रहे हैं, वो मुद्दे हमारे हैं कि कृषकों, लघु उद्यमियों एवं मंडी संचालकों से विमर्श के आधार पर तैयार किया गया यह बिल बिहार राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी और बिहार राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक आज से सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के लिए विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही विधायिका सभी जो हमारे एमएलए हैं, विधायिका के सभी साथियों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूं, ताकि विधेयक अधिक से अधिक जनोमुखी बन सके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य था कि यह जनमत के लिए प्रचारित हो सके कि जो हम कानून लाने जा रहे हैं, उस कानून में अभी भी कोई संशोधन का गुंजाइश है तो हम इसका स्वागत करते हैं, ताकि विधानसभा में से जब यह कानून बने तो कानून से यह न लोगों को महसूस हो कि मेरे से राय लिए बिना यह कानून बनाया जा रहा है, जो कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य है। ये ठीक है कि लंबे समय से कानून बनाने की प्रक्रिया में आम जनता को बाहर कर दिया गया है, विमर्श के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं, यह एक हमारी विफलता है, उस पर एक अलग हम लोग कभी चर्चा करेंगे। हमारा केवल 5 पॉइंट, इसमें हम जो मंडी कानून लाना चाहते हैं उसमें 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जो प्रमुख रूप से, बाकी हम उसकी प्रति हम दे देंगे जो विस्तृत रूप से आपको देखने को मिलेगा। पूरे बिहार में हर 10 किलोमीटर पर किसानों के लिए एक मंडी की व्यवस्था होगी, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की हम गारंटी देना चाहेंगे। इस कानून का मूल हमारा सिद्धांत है। साथ ही हम मंडियों के अलावा छोटी मंडी, पंचायतों के स्तर पर भी हम छोटी मंडियों का हम निर्माण चाहते हैं कि हमारे छोटे काश्तकार जो आधा एकड़ के, पौन एकड़ के, जो साइकिल से, जिनके पास ट्रक नहीं है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो अपने साइकिल से अनाज को बाजार तक ले जाते हैं, वह पंचायत स्तर पर ही बेच सके। छोटी मंडियों का भी निर्माण हमारा उद्देश्य है। सरकारी कृषि मंडियों की संचालन की जिम्मेदारी बाजार समिति की होगी और कृषि मंडियों को देख रेख करने के लिए जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, उसके अध्यक्ष और सचिव रहेंगे और सरकारी कर्मचारी उनको मदद करेंगे। चौथा मेरा विषय है, पूरे बिहार में निजी मंडी, कृषि हाट एवं अनाज अधिग्रहण केंद्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों के जरिए हम बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप कर सकें और सरकार रेगुलेटर के रूप में रहे और सभी जो इस खेल में शामिल है कारोबार में, वो सभी लोगों के लिए लेवल प्लेइंग, माने एक तरह का मैदान वो दे सके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है।
5वां मेरा है, कृषि मंडी में किसानों से अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो भी खरीदेगा उसको दंड देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यह कानून का हमारा एक हिस्सा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपको मैंने बताया कि केवल पंजाब और बिहार की जो रेट में फर्क है उससे बिहार के किसानों को केवल 2 अनाज में ही 20,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। छठा अंतिम, कृषि मंडी गोदाम प्रोसेसिंग यूनिट पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु सरकार भूमि भवन राशि बिजली पानी समेत सभी प्रकार की संसाधन मुहैया कराएगी। यही हमारा इस कानून का मुख्य उद्देश्य है और हम इसी सवालों को लेकर के हमने विधानसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत मैं किया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस बिल को निजी बिल को मूव करने का अवसर मिलेगा और बिहार के जितने भी विधायक हैं जो हमारे सदस्य बिहार विधानसभा हैं जो बहस में शामिल होने का अवसर मिलेगा। हम उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, सभी विधायकों से बिहार के, कि इस मंडी कानून पर अपने विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर सक्रिय रूप से हमको सुझाव देंगे कि यह कानून बिहार की जनता के हित में बड़े स्तर पर लागू हो सके। हमारी इन्हीं बातों के साथ कौन जिम्मेवार है सर? ये जिम्मेवार कौन है? अभी तक बोले तो कि मुख्यमंत्री। आप प्रश्न आप पूछ सकते हैं, हाँ बताया जाए। किसानों की स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है, किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 2006 में कानून को खत्म कर दिया। लगता है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है वही अपने हट धर्म। मैंने प्रेस के ब्रीफिंग में यह बात मैंने स्पष्ट रूप से बताया है और मैंने नाम भी लिया है कि जो सरकार में होते हैं वही उसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सफलता के लिए भी और विफलता के लिए भी जो सत्ता में रहते हैं सर्वोच्च पद पर वही इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और उन्होंने विफलता को स्वीकार किया, तभी 2012 के कृषि रोडमैप में कहा कि हम मंडी व्यवस्था कायम करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन 10 साल के बाद जो ठंडे बस्ते में है, यह मैं बात कहना चाहता हूँ कि बिल 2 तरह से पेश होंगे। एक सरकार बिल पेश करेगी और एक निजी बिल, प्राइवेट बिल भी पेश होगा। और दोनों ही सरकार के लोग हों या निजी, वह सदस्य विहार विधानसभा के सदस्यों के भरोसे ही बिल को लाते हैं, क्योंकि वही बहुमत से पास करते हैं। जो पुराना रिकॉर्ड रहा, जो आप लोग जो विपक्ष में थे आरोप लगा रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष लाने नहीं देते हैं प्राइवेट बिल को, तो क्या लग रहा है इस पर लाने देंगे? हमारी जानकारी में हम लोगों ने यह आरोप कभी नहीं लगाया, क्योंकि 44 साल बाद हम लोग विधेयक प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं। और मेरी जानकारी में अभी विधानसभा में 44 साल से पुराना कोई विधायक नहीं है। पुराने भी जितने हैं हाउस में वो 77 के बाद ही वाले हैं, 77 वाले हैं, उससे पहले के नहीं हैं। तो ये पहली बार है। ये तो अभी पता चलेगा हम लोगों को कि बिल आने दे रहा है लोग कि नहीं आने दे रहा है। इसकी 1-2 दिनों में बातें साफ हो जाएंगी। आपने धरना प्रदर्शन की बात कही थी, क्या लगता है कि अगर सदन में आप इस चीज को रखते हैं, अगर समर्थन नहीं मिलता है तो किसी अन्य मुद्दों की भाजपा को समर्थन देंगे क्या? यह पार्टियों को समर्थन देने के लिए हमारे एक बिल नहीं आए हैं। ये बिहार की जनता और कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों के समर्थन देने के लिए कानून है। कौन राजनीतिक दल इसका समर्थन करता है, कौन राजनीतिक दल विरोध करता है, वह तो पब्लिक डोमेन में आएगा ही विधानसभा के सत्र के दौरान। वो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कौन विरोध में लोग हैं या कौन इसके पक्ष में है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जनमत के लिए पूरे बिहार का मैं दौरा शुरू कर रहा हूँ। कल मैं मोकामा जा रहा हूँ टाल में, मैं 9 तारीख को सीतामढ़ी रीगा जा रहा हूँ और हम लगातार इन सवालों को लेकर के पूरे बिहार की यात्रा हम शुरू कर चुके हैं, शुरू करने वाले हैं। एक सवाल है आपके सवाल कि आपका अधिकार है, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि आप राजद पार्टी के जिम्मेदार सदस्य भी हैं, पूर्व कृषि मंत्री भी हैं, जो बिहार में कृषि मंत्री आपकी ही पार्टी के हैं। तो क्या व्यक्तिगत कृषि में आपने पार्टी कृषि मंत्री से या पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व से इस पर कुछ विचार डिस्कस किया है, या ये पूरी तरह से कृषि की बात करें? मैं इसीलिए कहा कि हमने इसलिए सिखाया कि हम लोग तमाम लोग मिलकर के चर्चा करके घोषणा पत्र तैयार किए थे और हमने राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी तमाम लोगों ने चर्चा करके विस्तृत रूप से इसका हम लोगों ने आर्थिक प्रस्ताव पेश किया था। और हम इस पर हम अपने मंत्री रहते हुए मैंने पत्र लिखा था कि यह कानून लागू होना चाहिए। और सभी लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे चर्चा में भी, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, सभी लोगों से मैंने चर्चा करके बता चुका हूं कि यह कानून बिहार के किसानों के लिए लाना चाहिए, हित में है, और इस चर्चा से सभी लोग सहमत हैं। नाम क्या है? ये विधेयक का नाम हमारा है कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक। पशुधन विपणन